हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब और ये सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए हैं जो या तो आगे कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या जिन्होंने पीछे यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम दिया होगा। थोड़ा मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने 4-5 सालों से यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं। तो मैंने लास्ट से 2 या 3 सालों में प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर किया है। हालांकि वो बात है कि सी सेट की वजह से मैं नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैं आपको बस मेरे एक्सपीरियंस पर बताना चाह रहा हूँ जिससे लेके मैंने एग्ज़ाम में यूज किया है। कई बार हम अच्छी तैयारी होने के बाद भी हम पेपर को सही तरीके से एनालाइज नहीं कर पाते हैं और कुछ आते हुए भी क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो ये सिर्फ मेरा एनालाइज है जो मैंने 3-4 सालों में सीखा है और ये सिर्फ पुराने क्वेश्चन को देख के मैंने डेवलप किया है। तो ऐसा कुछ नहीं सोचेगा कि ये एकदम 100% है, लेकिन मेरे हिसाब से ये 99% सही होता है। और ये एनालाइज है जो आप देखोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे, पुराने पेपर को कैसे एनालाइज किया है मैंने और 2025 के प्रीलिम्स को मैंने कैसे अटेम्प्ट किया है विथ नॉलेज एंड विदाउट नॉलेज। सो स्टार्ट करते हैं। ये सिविल सर्विस प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन 2025 का एग्ज़ाम है, जीएस फर्स्ट का। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। तो ऐसा नहीं है कि पूरे पेपर में हम सिर्फ एनालाइज से ही सारे क्वेश्चन करें। नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन एनालाइज से भी आप बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। वही बताने जा रहा हूँ मैं कि आप कहीं हमें कुछ नॉलेज हो, कुछ पढ़ा हुआ हो और हम एक सर्टन अमाउंट ऑफ क्वेश्चन पे अटक जाते हैं। जैसे 20 से 30 के बीच में जो क्वेश्चन होते हैं जो हमें स्ट्रिक्टली आते हैं, बाकी हम एनालाइज से करते हैं। एनालाइज करके और क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, क्वेश्चन को कैसे उसमें रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड करते हैं, ये मैं आपको मेरे तरफ से, मेरे एक्सपीरियंस से बताता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन, ये मेरा वो पेपर नहीं है जो मैंने दिया है, जो एक्चुअल जो पेपर दिया है ये तो मैंने यूपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड करके और उसमें टिक लगा लिया जो क्वेश्चन मैंने वहाँ पे जो मैंने अपने एनालाइज से किए हैं। तो आप देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, कि वैसे तो मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, बट मैं इंग्लिश में भी ऐसे कंफर्टेबल हूँ, लेकिन मैंने हिंदी में एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर किया है तो मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। तो जैसे 4 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक भारत में सभी सूचीबद्ध कंपनियों को व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट BRSR प्रस्तुत करने का आदेश करता है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। तो जनरली अगर आपने यूपीएससी के पुराने पेपर देखे होंगे और आप देख भी लेना या थोड़ा विश्वास मेरे पे कर लेना, ताकि मैं आपको और भी आगे के जो पिछले पेपर्स हैं वो सॉल्व करूँगा आगे की वीडियो में, तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे मैंने ये फैक्ट और ये जैसे एनालाइज स्किल डेवलप की है। तो जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है, भारतीय रिजर्व बैंक भारत में सभी सूचीबद्ध कंपनियों को व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश करता है। तो हमेशा यूपीएससी के पुराने पेपर में एनालाइज करके आप देखना कि यूपीएससी में ज़्यादातर जो स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट या 3 स्टेटमेंट आते हैं, उनमें जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है ना, जो स्टेटमेंट में फैक्ट है, जैसे इसमें लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक भारत में सभी सूचीबद्ध कंपनियों को व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश देता है। तो इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्या हुई? रिजर्व बैंक, आरबीआई इसमें फैक्चुअल रिपोर्ट हुई कि रिजर्व बैंक आरबीआई करता है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो भी इस तरह की कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा स्टेटमेंट में रॉन्ग होती है। 99% की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये आरबीआई नहीं है। आपको सोचना नहीं है बिल्कुल भी, मतलब थोड़ा बहुत सोचना है, लेकिन आपको देखना है कि इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्या है। मतलब आरबीआई कर रहा है तो आप, ये फर्स्ट स्टेटमेंट आरबीआई नहीं हो सकता, क्योंकि ये रॉन्ग स्टेटमेंट देते हैं।
जो RBI नहीं है, इसके अलावा कोई और है, तो वो स्टेटमेंट देते हैं। तो आप RBI हैं तो यहाँ RBI को गलत कर दो। ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। तो सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। भारत में व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट करने वाली कोई कंपनी इस रिपोर्ट में उनका प्रकरण करती है जो मुख्यतः गैर वित्तीय स्वरूप है। और इन दोनों में से ये हमने रॉन्ग कर दिया। और सेकंड स्टेटमेंट जनरली पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, तो वो सही होता है। तो आप इसका आंसर बी लगा सकते हैं। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत खनिज सुरक्षा भागीदारी में एक सदस्य के रूप में सम्मिलित हो गया। और सेकंड है, भारत अपने द्वारा चयनित सभी 30 अति आवश्यक खनिजों में साधन सम्मिलित। तो अब आप सोचोगे कि इसमें भारत एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो हम गलत कर सकते हैं, लेकिन आपको देखना होगा कि दोनों स्टेटमेंट में, ये तीनों स्टेटमेंट में कर रहा नाम भारत की बात है। तो सेकंड स्टेटमेंट में 30 एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। कुछ तो नॉलेज भी होना चाहिए कि सुरक्षा भागीदारी में, भारत खनिज सुरक्षा भागीदारी में तो वैसे भी सम्मिलित होगा, ये आपको सोचना ही चाहिए। और सेकंड में जो लिखा हुआ है कि भारत द्वारा चयनित सभी 30 अति आवश्यक खनिजों में साधन, अगर 30 के 30 में ही वो साधन संपन्न होता, तो भारत को जो भी सेमीकंडक्टर और जो भी ज़्यादा यूज होने वाले खनिज हैं उनको बाहर से इंपोर्ट करने की ज़रूरत क्या पड़ती है। तो आप सेकंड स्टेटमेंट को रॉन्ग करेंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट जैसे ही रॉन्ग हुआ, तो देख लो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ, तो ये गया और ये गया, और आंसर हो गया सी। ऑप्शन की बात करते हैं। जहाँ तक किसी फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, जहाँ तक किसी कंपनी में निवेश से प्राप्त प्रतिफलों का संबंध है, आमतौर पर माना जाता है कि स्टॉकधारकों की तुलना में बॉन्ड धारक को अपेक्षाकृत कम जोखिम रहता है। इस क्वेश्चन को हम इजीली कर सकते हैं अगर आपको स्टॉक धारक और बॉन्ड धारक का आइडिया हो। ये दो टर्म से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। स्टॉक धारक क्या होते हैं? स्टॉक धारक यानी स्टेक होल्डर होते हैं कि किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी है, कोई संगठन है, कोई भी व्यापारी संगठन है, तो उसके अंदर स्टॉक धारक होते हैं जो अपनी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी रखते हैं, यानी वो एज ए कंपनी के मालिक होते हैं। और बॉन्ड धारक होते हैं जो कंपनी को लोन देते हैं, कंपनी या किसी संगठन को लोन देते हैं, पैसे देते हैं, जिन्हें रिटर्न के रूप में कंपनी से ऋण मिलता है, मतलब ब्याज मिलता है। और अपनी ये एक मुश्त राशि देते हैं, रिटर्न में अपना ब्याज लेते हैं। स्टॉक धारक रिटर्न में कंपनी को प्रॉफिट लेते हैं। ठीक है। तो स्टॉक धारक और बॉन्ड धारक का ये मतलब हो गया। हाँ, तो ये आमतौर पर माना जाता है कि स्टॉक धारक की तुलना में बॉन्ड धारक अपेक्षा कम जो, हाँ, क्योंकि बॉन्ड धारक कंपनी के मालिक नहीं है। बॉन्ड धारक ने पैसे दिए हैं, उनको ब्याज मिलेगा। कंपनी घाटे में हो तो भी उनसे कोई मतलब नहीं है, कंपनी फ़ायदे में तो भी उनको कोई मतलब नहीं है। और स्टॉक धारक तो कंपनी के हिस्सेदार हुए, तो अगर घाटा होता है तो उनको कम प्रॉफिट, और फ़ायदा होता है तो ज़्यादा प्रॉफिट। तो ये बात सही है। और सेकंड, बॉन्ड धारक किसी कंपनी के ऋणदाता होते हैं, जबकि स्टॉक धारक उसके स्वामी होते हैं। हाँ, ये एकदम सही बात है, यही तो मैंने बताया आपको। पुनर्भुगतान के प्रयोजन किसी कंपनी द्वारा बॉन्ड धारक को स्टॉक धारक की अपेक्षा प्राप्त, हाँ, जब कोई बैंक, जैसे कोई कंपनी है वो दिवालिया हो गई, तो कोई बैंक उसकी जब पुनर्भुगतान योजना चालू करता है, या जैसे उस कंपनी को बेचता है, तो सबसे पहले जो बॉन्ड धारक होते हैं उनको पैसे पहले मिलते हैं, और स्टॉक धारक या कंपनी का मालिक को सबसे लास्ट में पैसे दिए जाते हैं। तो ये तीनों कथन सही है। तो इसका आंसर हो गया ए। 2 और 3 दोनों सही व्याख्या करते हैं, दोनों एक कथन की व्याख्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, यहाँ मैं बताता हूँ आपको कि कैसे यूपीएससी क्वेश्चन पुटअप करती है। अब ये 3 स्टेटमेंट है, मेरे को तीनों स्टेट के बारे में कुछ भी नहीं पता, ना मैंने पढ़ा। अगर आपको आते हैं तो ठीक है, अगर नहीं आते तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जैसे 3 स्टेटमेंट है, या किसी में 2 स्टेटमेंट हो गए, तो इसमें देखिए ये तीसरा स्टेटमेंट नेगेटिव है, दोनों स्टेट में कोई नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो यूपीएससी हमेशा, ये सिर्फ मैंने यूपीएससी पुराना पेपर देख के किया है, कि जब भी यूपीएससी एक स्टेटमेंट नेगेटिव, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव डालती है, जैसे इसमें 2 स्टेटमेंट पॉजिटिव है, एक स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हमेशा गलत होता है। तो ये ऐसा आप
ऐसे हम तभी करते हैं जब आपको इनके बारे में कुछ भी नहीं डिटेल हो। और ये 99% मैं आपको पुराने पेपर भी सोल्व करके दिखा दूँगा। ये एकदम सही तरीका है। तो अगर आप ये नेगेटिव सेंटेंस है 3 को काटते हैं तो इसका ये आंसर हो गया। आगे भी और क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको बताता रहूँगा। आप अगर क्रॉस चेक करना चाहें तो कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 9, चक्रीय अर्थव्यवस्था, ग्रीन हाउस। अब इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन करने के लिए सबसे मेन बात है कि आपको उनके टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। बस अगर आप कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज है इन टर्म्स के बारे में, जैसे चक्रीय अर्थव्यवस्था है, सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है, अगर आपको पता है तो ये पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि ये एक क्वेश्चन पे डिपेंड है। अब मैंने ये क्वेश्चन ये इसी देख के किया था कि सर्कुलर इकोनॉमी का मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया था, पूरा भी नहीं था। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन कम करती है। हाँ, देखो सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है। सर्कुलर इकोनॉमी होती इसीलिए है कि हम ग्रीन हाउस गैसों का या पोल्यूशन को कम से कम कर सकें, और जो भी मटेरियल हमने बनाया उसको दोबारा अपन यूज़ ले सकें, कच्चे माल को कम से कम यूज़ लें, उसको सर्कुलर इकोनॉमी बोलते हैं। ये सर्कुलर इकोनॉमी होती इसीलिए है कि हम ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन, पॉल्यूशन और ये सब कम कर सकें अपने इकोनॉमिक में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम सही है। और जगह स्वागत के रूप में कच्चे माल का प्रयोग करती है, ये भी एकदम सही है। अवयव को कम करती है। हाँ, तो यही तो है, कोई भी एक्स्ट्रा खर्चे को कम करने के लिए सर्कुलर इकोनॉमी का यूज लेते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन सही है, दोनों एक की व्याख्या करते हैं ये क्वेश्चन।